हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी की। और हमने उसके 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम उसका 4th चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है मानचित्र। तो शुरू कर देते हैं अपने चैप्टर को। देखिए कि आप पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़कर आए थे। हम सब ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था और ग्लोब का महत्व भी जाना था कि जो ये ग्लोब है इसका कितना महत्व है। ये किसी भी चीज, किसी भी स्थिति को, किसी भी जगह की स्थिति को बताता है। और पृथ्वी के महाद्वीप के बारे में, आदि के बहुत सारी चीजों के बारे में जो ग्लोब है वो बताता है। तो आज हम अपने मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। जो मानचित्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम मानचित्र का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि जो ग्लोब में जो अध्ययन था वो कुछ ही सीमाएं होती थी। जब हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश का या अपने राज्य के बारे में, या अपने जिला या अपने शहर, अपने गांव, कस्बे आदि के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो ये ग्लोब है उतना उपयोगी साबित नहीं होता। और ऐसे स्थिति में हमें मानचित्र का उपयोग करते हैं। और मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसका एक भाग के का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। जो मानचित्र है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने नापकर पैमाने के द्वारा खींचा गया, उसकी चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। लेकिन एक गोलकार सतह को पूरी तरह चपटी करना असंभव है। जो एक गोलकार चित्र हो, गोलकार चीज होती है उसे पूरी तरह चपटी करना असंभव है। और जो मानचित्र है हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। और कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्य को दर्शाते हैं, और दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींचे गए माप पर आधारित होती है। और मानचित्रों में से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। और मानचित्र के विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो मानचित्र होते हैं वो तरह तरह के होते हैं। किसी देश का अलग होता है, किसी कंट्री का अलग होता है। और इसके अलावा जैसे भूकंप निकलने की जो लाइन जा रही है वो कहाँ पर है उसका अलग होता है। और किस देश में कहाँ पर सोने की खान है और कहाँ पर ज्वालामुखी है। इस तरह के जो मैप होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और एटलस में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मैप खींचे जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। जो एक मानचित्र होता है और एक जो ग्लोब होता है, तो उस ग्लोब और मानचित्र की अपेक्षा हमें मानचित्र से ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है। और मानचित्र विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, भौतिक मानचित्र। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिएगा जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति है, जो पृथ्वी की आकृति कौन सी हो गई? एक तो हमारा पर्वत हो गया, और पठार जैसे मैदान, नदियाँ और पहाड़ियाँ, महासागर और ज्वालामुखी आदि जो होते हैं वो प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। अब जो पृथ्वी की भौतिक आकृति को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, जो पृथ्वी की भौतिक आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो उन्हें दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवाचक मानचित्र कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चवाचक मानचित्र कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? किसी भी देश का मानचित्र, किसी भी राज्य या देश का मानचित्र जो उसकी सीमा को दर्शाए। उसके किसी भी देश, मान लीजिए किसी भी देश का मानचित्र जो उसके राज्यों की सीमा दर्शाए, उसके बाहरी सीमा दर्शाए, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। किसी भी देश का मानचित्र जो उसकी राज्यों की सीमा और उसकी जो जो अदर देश से उसकी जो सीमा लगेगी उसे दर्शाए, उसे मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये आपको सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं।
और राज्य और नगरों तथा शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसे राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देश व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहता है। सिंपल ये है कि राजनीतिक मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जो किसी भी देश की सीमा को दर्शाए, किसी भी नगर की सीमा आदि को दर्शाए, वो राजनीतिक मानचित्र होते हैं। तो ये आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ मानचित्र जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र हो गए, तथा वन तथा उद्योग वाले आदि के वितरण वाले जो मानचित्र मानचित्र होते हैं, आदि के विवरण दर्शन वाले मानचित्र, इस पर जो ये मानचित्र होते हैं, इन्हीं मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जो हमें किसी प्रकार की सूचना प्रदान करें। या इन मानचित्र जो ये थीमेटिक मानचित्र होते हैं, इन्हें सूचना के आधार पर उनकी उचित नामकरण कर दिया जाता है। वो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये मानचित्र होते हैं, इनके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक जो मानचित्र होते हैं, उनके 3 घटक होते हैं। और थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि मानचित्र के वितरण दर्शन वाले मानचित्र, और इस प्रकार के मानचित्रों को ही थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दूरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो मानचित्र होता है वो एक आरोखण होता है। कैसे होता है कि जो पूरा जो विश्व या कोई भी भाग जिसका हम मानचित्र बना रहे हो, वो छोटे कागज पर एक पन्ने पर दर्शाते हैं। और कि ये जो मानचित्र बनाए जाते हैं बहुत ही सावधानी से बनाए जाते हैं, और ये छोटे पैमाने से खींचे जाते हैं। इतने सावधानी से बनाए जाते हैं कि छोटे तो किए जाते हैं, लेकिन उन जो स्थान है, जो जैसे कि किसी स्थान के बीच की दूरी वास्तविक ही रहती है, स्थानों के जो बीच की दूरी होती है वो वास्तविक ही रहती है। और ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल से बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने को चुना जाता है। जैसे कि एक पैमाने को ऐसे चुना जाता है कि आपको 5 किलोमीटर की दूरी करनी है, तो आपका जो पैमाना हो 1 सेंटीमीटर का हो, तो ऐसे। और आपको जब 10 किलोमीटर आप दूरी करेंगे तो आपका जो मैप में होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह जो पैमाने होते हैं उन्हें ऐसे ही मानचित्र में ऐसे व्यक्त किया जाता है। और जो वास्तविक दूरी रखने के लिए एक ही पैमाने का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के लिए माना जा रहा है, तो उसी पैमाने का पूरे जो मैप है उसमें किया जाएगा, उसी हिसाब से किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला जाता है। जैसे कि आपने आपका जो विद्यालय है, आपका जो कॉलेज है, उसके से आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर दूर है। अब जो आपने मानचित्र में जो उस दूरी को व्यक्त किया है 2 सेंटीमीटर में किया है, तो जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। इसी वजह से जो पैमाने होते हैं वो मानचित्र के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। जो पैमाने होते हैं वो मानचित्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आपको पैमाने की जानकारी हो, जैसे कि इसमें किसी भी मानचित्र में 10 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर रखा है, कितने किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त की गई है, इसमें किसी भी उसमें मानचित्र में दूरी कैसे व्यक्त की गई है, तो आप किसी भी स्थान की दूरी बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसे कहते हैं? देखिए, जब आपके ये जो स्कूल से और आपके घर की दूरी को बताया, तो हमने जो था वो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर माना। लेकिन जब हम महाद्वीप आदि बड़े हिस्से को बताएंगे तो हम कैसे करेंगे? जब हम किसी भी महाद्वीप या बड़े हिस्से को दर्शाते हैं, तो तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो छोटे पैमाने का यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम 5 सेंटीमीटर, हम एक महाद्वीप को दर्शा रहे हैं और 5 सेंटीमीटर को हमने 500 किलोमीटर के बराबर मान लिया, तो इसी इसी को हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं।
जब ज्यादा जो दूरी जो ज्यादा होती है उसे बहुत ही छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देना, तो उसे ही हम बड़े पैमाने वाला मान छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और जो हम छोटे क्षेत्रफल वाले स्थान को दिखाते हैं, जैसे कि आपका शहर या गांव हो गया आदि को कागज पर दिखाते हैं, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तब हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं, जैसे कि हम किसी स्थल को 500 मीटर की दूरी जो 500 मीटर की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार के जो मानचित्र होते हैं वो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। और बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम उनसे, जो पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। और जो हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उनसे इतनी ज्यादा जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमें इतनी ज्यादा जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। और ये जो मानचित्र दे रखा है यहाँ पर, ये एक गांव का मानचित्र है जिसमें 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर दर्शाया गया है। तो ये हमारा बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है दिशा। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। अब देखिएगा कि अब जो मैप होता है उसमें दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। अब आपको ये मैप मिल गया, अब आप इसमें दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे। ये जो मैप है, अब यहाँ पर जो आपको इस मैप में यहाँ पर जो आपको एक तीर का निशान दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर। यहाँ पर लिखा है उत्तर, तो इसका मतलब है कि उत्तर दिशा इधर है। और अगर आपको एक बार उत्तर दिशा का निशान दिख जाए, ये उत्तर दिशा का पता चल जाए, तो आप सारी दिशाओं को पता लगा सकते हो। कैसे कि जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के अगर आपके सामने ठीक इस मैप पर उत्तर दिशा है, तो इधर साइड राइट साइड आपका पूर्व होगा, राइट साइड आपका पूर्व होगा, और लेफ्ट साइड आपका पश्चिम होगा, लेफ्ट साइड आपका पश्चिम होगा, और नीचे आपका दक्षिण होगा। तो इस तरह आप सारी जो दिशाएं उसका निर्धारण कर सकते हैं मैप में। और जो अक्सर मैपों में ऐसे एक तीर होता है और उसके ऊपर ऊ लिखा होता है या उत्तर लिखा होता है, तो ये जो ऊ या उत्तर लिखा होता है मैप में दिशा का निर्धारण करता है कि कौन सी दिशा किधर है। और यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं, इसमें आपकी सारी जो दिशा है उनका निर्धारण वो दिशा कहाँ कहाँ है उसका निर्धारण किया गया है। कि जहाँ पर ऊ जो लिख रहा है, जैसे कि एक ऐसी दिशा हो गई और एक ऐसी, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये जो दिशा होती है ये उत्तर होती है, और ये पश्चिम होती है, और ये पूर्व होती है, और ये सॉरी यहाँ पर दक्षिण आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर दक्षिण आएगा। जो दिशा होती है दक्षिण होती है, और ये पश्चिम होती है। तो अब ये जो दिशा हो गई, तो अब जो उत्तर और पूर्व के जो बीच में होगी, जो उत्तर और पूर्व के बीच में होगी उसे उत्तर पश्चिम कहेंगे, उसे उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। और जो हमारे पश्चिम और पूर्व के बीच में होगी उसे पश्चिम दक्षिण कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और ये दक्षिण है ही हमारी, और ये जो यहाँ पर होगी इसे दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। और यहाँ पर उत्तर पूर्व होगी। क्या होगी? यहाँ पर उत्तर पूर्व होगी। तो ये जो दिशाओं का जो निर्धारण करता है, ये सारी दिशाओं का जो निर्धारण करता है, इसे क्या कहते हैं? ये जो हमारी सारी दिशाएं बताता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रधान दिगंबु, दिगंबु, प्रधान दिगंबु। तो जो जो चारों दिशाओं का निर्धारण करे और मुख्य 4 दिशा बताए उन्हें प्रधान दिगंबु कहते हैं। और इनकी मदद से हम सारी दिशाओं को पता लगा सकते हैं, और इन दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता भी लगा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए जो दिक सूचक होता है
दिक्सूचक, उसकी मदद से हम किसी भी जगह जो है, किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं कि कोई भी स्थान किस दिशा में। और ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी जो चुंबकीय सुई होती है, जो मैग्नेटिक निडल होती है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। उत्तर दक्षिण कैसे? इसकी जो एक निडल होगी जिस पर रेड लिखा होगा, वो हमेशा उत्तर में होगी, मतलब नॉर्थ में होगी। और जो इसकी जो दूसरी निडल होगी, ये ऐसे होता है दिक्सूचक, मतलब कंपास। जो ये कंपास होता है, इसकी जो पीछे वाली वो होगी, वो साउथ में होगी। तो हम दिक्सूचक की मदद से भी दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये दिक्सूचक का ही चित्र है। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रतीक। देखिएगा, जो मानचित्र है उसके 3 घटक होते हैं। उसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन? पहला तो है हमारा दूरी। पहला हमारा दूरी। फिर हमारा जो दूसरा हो गया, वो हो गया हमारा दिशा। और जो हमारा तीसरा है, वह है प्रतीक। तो हम अपने तीसरे प्रमुख घटक को पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी जो मानचित्र होता है उस पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृति, जैसे भवन हो गए, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुएं को दिखनाना संभव नहीं होता है। जो किसी भी मानचित्र पर जो वास्तविक आकार एवं प्रकार में जो विभिन्न आकृति होती है, जैसे कि हमारे भवन और सड़कें, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी आदि को जो उनकी आकृति बनाकर दिखाना कठिन होता है। इसलिए इन चीजों को निश्चित अक्षर, छाया, रंग या चित्र तथा रेखाओं का उपयोग कर दर्शाया जाता है। और ये प्रत्येक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये कम स्थान लेते हैं, मैप पर ज्यादा इन स्थान नहीं ये लेते लेंगे तो हमें असुविधा होगी। तो इसलिए ये हम इन्हें किसी निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र तथा रेखा में दर्शाकर इनका उपयोग करते हैं। और ये प्रतीक जो होते हैं वो कम स्थान लेते हैं इसी वजह से, और ये हमें अधिक जानकारी प्राप्त कराते हैं। और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका जो अध्ययन है कि रेलवे पटरी कहाँ है और कच्ची सड़क है या नहीं है, नहर या नदी, पुल, तालाब आदि के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं इन अक्षरों के अध्ययन से। और इन जो चित्र होते हैं, ये जो प्रतीक होते हैं, इन्हें मानचित्र में आसानी से खींचा जा सकता है। और जब हम अगर किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे हो, उस ऐसे क्षेत्र की यात्रा कर रहे हो जहाँ की हमें भाषा को हम जानते नहीं और उसकी भाषा में आती ही नहीं हो, और ऐसी स्थिति में जब उनकी लैंग्वेज नहीं आती और हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में हम जो स्थिति को, किसी भी चीज कहाँ है, दिशा के बारे में किसी से नहीं पूछ सकते। तो तब हम इन्हीं चिन्हों की हेल्प से, इन चिन्हों की मदद के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त करते हैं। और मानचित्र एक विश्वव्यापी भाषा होती है। जो मानचित्र होती है, वो मानचित्र की जो भाषा होती है, एक विश्वव्यापी भाषा होती है। और जो मानचित्र की जो भाषा है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और अ, इनके प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। और ये जो प्रतीक होते हैं, ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़े से प्रतीक दे रखे हैं, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, तो हम ये जो मैप में जो प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन के बारे में जो चित्र या मानचित्र में जो प्रतीक दिए जाते हैं, वो ऐसे दिए जाते हैं। जब बड़ी लाइन होती है तो हमें इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है, और जब मीटर लाइन होती है तो इस प्रकार का, और जब रेलवे लाइन होती है तो हमें इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। और जो सड़कें होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी कच्ची होती हैं और एक हमारी पक्की होती हैं। जो हमारी पक्की सड़क होती हो, उन्हें बिल्कुल क्लियर लाइन में सीधे सीधे दिखाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी कच्ची सड़कें होती हैं, उन्हें डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। और सीमा 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय होती है, एक हमारी राज्य सीमा होती है, और एक हमारी जिला सीमा होती है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती हैं, उन्हें फर्स्ट ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे दर्शाया जाता है। और जो हमारी
राज्य सीमा होती हैं उन्हें हल हल्की लाइन खींचकर डॉट, फिर हल्की लाइन डॉट और फिर हल्की लाइन, और जो हमारी जिले सीमा होती हैं उन्हें हल्की हल्की लाइन गैप छोड़कर दर्शाया जाता है। और नदियों को इस तरह दर्शाया जाता है, जो नदी होती है उन्हें इस तरह दर्शाया जाता है। और कुओं को हमारे एक गोल धब्बे के द्वारा दर्शाया जाता है, और तालाबों को हल्का एक आकृति बना दी जाती है और उसमें नीले रंग कर दिया जाता है, और नहर को हमें ऐसे दर्शाया जाता है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान पुल का रखना है, पुल को हमें इस तरह से दर्शाया जाता है। और जो आदि मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी आदि जो हो गए उन्हें ऐसे दर्शाया जाता है। जो हमारा मंदिर होता है उसे ऐसे, और गिरजाघर जो होता है जो एक प्लस के साइन से, जो कि ईसाइयों का प्रतीक और पवित्र चिन्ह है, उसके द्वारा दर्शाया जाता है। और मस्जिद मस्जिद को ऐसे और छतरी को ऐसे। और देखिए जो पोस्ट ऑफिस होता है उसकी जो नाम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उससे दर्शाया जाता है। पी मतलब पोस्ट, ओ मतलब ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस को पीओ से दर्शाया जाता है। और पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस को पीटीओ के द्वारा, और पुलिस स्टेशन को पीएस के द्वारा दर्शाया जाता है। और जो बस्ती होते हैं और कब्रिस्तान होते हैं, बस्ती आदि को इस तरह से, और कब्रिस्तान जो होते हैं उन्हें हल्का ऐसे ऐसे दर्शा दिया जाता है। और पेड़ आदि को हल्के हल्के पेड़, और घास के मैदानों को घास बनाकर दर्शाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। देखिए जो प्रतीक मानचित्र में होते हैं उन्हें ऋण प्रतीक कहते हैं, ऋण प्रतीक कहते हैं। और जो ये जो ऋण प्रतीक होते हैं विभिन्न विभिन्न रंगों का भी उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है कि जो मैप को पढ़ रहा हो आसानी से समझ जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए जो नदी होती है उसमें नीला कलर किया जाता है, जो नदी आदि होती है उसमें नीले रंग का कलर किया जाता है। और जो नदी हो गया, जलाशय हो गए, और जो पर्वत होते हैं उनमें भूरा रंग करते हैं। और पीला रंग पठारों के लिए किया जाता है, और हरा रंग मैदानों के लिए। पीला सफेद भूरा रंग हमारा पर्वतों के लिए, और पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र जो है वो एक आरेखण है। क्या है? आरेखण है, जो एक रेखा चित्र है। और जो हमारे जो रेखा चित्र होता है वो पैमाने पर आधारित नहीं होता है। जो हमारा रेखा चित्र होता है ये पैमाने पर आधारित नहीं होता, ये पैमाने पर आधारित ना होकर की याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। और कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कक्षीय आरोहण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। जैसे कि आपको अपने मित्र से मिलने जाना है लेकिन आप रास्ते की जानकारी नहीं, और आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। और इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। और जो बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाए, जो कच्चा आरेखण जो बिना पैमाने की आवश्यकता के बिना पैमाने की सहायता की खींचा गया है उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। देखिए जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है ये सुंदर गांव और इसके आसपास के क्षेत्रों का है। सुंदरपुर गांव और इसके आसपास के क्षेत्रों का है। देखिए जो नदी को जो बहता हुआ दिखाते हैं, नदी किस तरफ बह रही है, नदी को नीले रंग से तो दिखाते हैं लेकिन नदी किस तरफ बहती है इस एरो से दिखाते हैं। किस ओर बह रही है, एरो के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर जो बस्ती है, जो गांव को दिखाया गया है, जो डुमरी नाम का गांव है, इस पर इसके आसपास पक्की सड़क गुजर रही है। देखिए जो पक्की सड़कें डुमरी गांव के पास से गुजर रही है। और इसके पास बड़ा रेलवे स्टेशन है। जो रेलवे स्टेशन है वो डुमरी गांव के पास है। देखिए एक बड़ी रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। जो सुंदरपुर इस मैप में स्थित है वो एक बड़ी रेलवे लाइन के पास स्थित है। और देखिए ये जो रेलवे पुल है जो पक्की सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों के लिए बनाया गया है, यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो हमारा, ये तो हमारा पूर्व हो गया क्योंकि जो हमारा उत्तर है इधर साइड दिखा रखा है, तो हमारा उत्तर यहाँ होगा। और जो हमारा पूर्व यहाँ पर पश्चिम यहाँ और दक्षिण यहाँ, तो हमारा जो ये है पुलिस स्टेशन है, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, जो हमारा पुलिस स्टेशन है वो हमारा पूर्व दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आइए आगे चलते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है
खाका। देखिए, जो छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया, जो एक छोटा क्षेत्र है उसका बड़े पैमाने पर खींचा गया, जो बड़े पैमाने पर उसका खींचा गया मानचित्र को खाका कहते हैं। जो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मानचित्र, बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। जैसे कि कमरे की चौड़ाई और लंबाई जिसे हम मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो जो मानचित्र होता है वो रेखा चित्र एक खाका होता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और हमने जो अपने चैप्टर को कितना रीड किया और हमने अपने चैप्टर के बारे में कितना लर्न किया, इसे देखने के लिए हम अपने एमसीक्यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ और कर देखते हैं। सो गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, बन है। तो जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? ए हाथी बन जाता है, बी ग्लोब बन जाता है, सी एटलस, और डी इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, बहुत सारे कैसे कि कोई मानचित्र किसी देश के पर्वत आदि को बता रहा है, कोई उसकी नदियों को बता रहा है, कोई उसके परिवहन को बता रहा है, कोई उसका राजनीतिक स्टेटस बता रहा है। तो जब इस तरह के सारे मानचित्रों को रख दिया जाता है तो तब एटलस बन जाता है। क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, और एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किन चीजों को देखा जा सकता है? ए मैदान को देखा जा सकता है, बी नदियों को देखा जा सकता है, सी पर्वतों को, डी उपरोक्त सभी को। देखिए, भौतिक मानचित्र होते क्या है? भौतिक मानचित्र होते हैं जिसमें किसी भी देश की भौतिक आकृति, प्राकृतिक आकृति को दर्शाया जाए, मैदान को दर्शाया जाए, और नदियां हो गई, और हमारे पर्वत, झील, तालाब आदि चीजों को दर्शाया जाए, तो वो क्या होता है? वो भौतिक मानचित्र होता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारी चीजें, पर्वत, मैदान और नदियां, सभी चीजें भौतिक मानचित्र में दर्शाई जाती हैं। तो अपने आंसर की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार और मैदानों, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्च उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न विभिन्न देश वह राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? ए भौतिक मानचित्र, बी एटलस, सी राजनीतिक, डी इनमें से कोई नहीं। जो किसी भी देश के नगर आदि, शहर तथा राज्य आदि की सीमाओं को दर्शाए, और विभिन्न विभिन्न देश तथा उनके राज्य सीमा को दर्शाए, तो उस मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देश व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थीमेटिक मानचित्र किस किस से शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है रेलवे मानचित्र, बी वर्षा मानचित्र, सी उद्योग मानचित्र, डी उपरोक्त सभी। तो जो जिसमें थीमेटिक मानचित्र होते हैं उनमें रेलवे, वर्षा और उद्योग, सॉरी उद्योग नहीं, ये उद्योग है, उद्योग आदि, और हमारा उद्योग हो गया, वर्षा और रेलवे आदि जो मानचित्र होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो उत्तर जो हमारा ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी
कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क हो गया, सड़क मानचित्र, और वर्षा मानचित्र हो गया, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण और दर्शन वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिगंबु कहा जाता है? ए उत्तर को, बी दक्षिण को, सी पूर्व को, और डी हमारा पूर्वोक्त सभी को। ये जो प्रधान दिगंबु कहा जाता है, तो जो हमारा कहा जाता है वो उत्तर को। ये जो हमारी चारों दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इन सभी चारों प्रधान दिशाओं को दिगंबुद कहा जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। तो उत्तर जो है उपरोक्त सभी। मानचित्र में चारों मुख्य दिशाओं को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिगंबुद कहा जाता है। और बीच में चारों दिशाओं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसे क्या कहते हैं? ए दिशा प्रतीक, बी ऋण प्रतीक, डी दिगंबु, बी उपरोक्त सभी। देखिए, जो जिन प्रतीकों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसे क्या कहते हैं? जिन प्रतीकों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति है वो कौन कौन से प्रतीक है? एक तो हमारा पुलिस स्टेशन हो गया, पीओ से दर्शाते हैं, और बड़ी रेलवे लाइन, छोटी रेलवे लाइन आदि, पुल को हम ऐसे दर्शाते हैं, और उसकी सीमा, किसी देश की सीमा को हम इस तरह दर्शाते हैं, और हमारी जो राज्य की सीमा होती है उसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे दर्शाते हैं, और जो हमारी जिले की सीमा होती है उसे हम ऐसे ऐसे दर्शाते हैं, और हमारे जो पोस्ट ऑफिस हो गया उसे पीओ पुलिस स्टेशन को पीएस दर्शाया जाता है, पीएस दर्शाया जाता है। तो ये जो प्रतीक आदि हैं, और नहरों को ऐसे दर्शाते हैं, जो नदी होती है उन्हें ऐसे नीले कलर से, और जो हमारी नहर होती है उसे ऐसे दर्शाते हैं। तो जो ये जो प्रतीक है, ये जो अंतरराष्ट्रीय सहमति से उपयोग किए जाते हैं, तो इन प्रतीकों को ऋण प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण प्रतीक कहते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो मानचित्र 3 घटक के होते हैं, जैसे दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा और प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, तो इसका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। इन्हें ऋण प्रतीक कहा जाता है। किसी भी आकृति पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृति, जैसे भवन, सड़क, वृक्ष, रेलवे की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वो निश्चय ही अक्षरों या छायाओं, रंग, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग कर दर्शाए जाते हैं, और ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो हमें पहला कथन दे रखा है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जो हमारा दूसरा कथन है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। देखिए, जो रेखा चित्र होते हैं उन्हें खाका ही बोलते हैं, और जो खाके होते हैं, खाका जो होता है वो किसी भी पैमाने आदि पर आधारित नहीं होता है, वो याददाश्त पर आधारित होता है। अगर हम किसी स्थान के वहां पर दूरी लगाए तो हम उसे लगा नहीं पाते, क्योंकि खाका जो होता है वो याददाश्त से होता है, और ना ही उसको कोई पैमाना होता है। तो जो हमारा कथन ए है वो सही है। और जो हमारा 2 है, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जी हाँ, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। और जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उन पर हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, और छोटे पैमाने वाले मानचित्र, जैसे कि हमारे
500 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में रख दिया, तो हमारे छोटे पैमाने वाले मानचित्र हो गए। अब हमने 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर में रखा, तो हमारे बड़े पैमाने वाले हो गए, मानचित्र हो गए। तो हमारे जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। तो 1 और 2, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अंत दोनों ही कथन जो है हमारे वो सत्य हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रह गया हो तो आप उसके बारे में हमें जानकारी दें, हम उसे क्लियर करेंगे। और गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले हमारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जिसके साथ ही हम आज के सेशन से विदा लेते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।